हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो हम थे सोशल सिक्योरिटी के सेक्शन में और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन था द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है मैं फिर से कहूंगी कि आप एक बार जाइए और जा करके इसका फर्स्ट वीडियो देखिए ताकि आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ सके। ठीक है, तो हमने सेक्शन 5 तक ऑलरेडी देख लिया था about the advisory board, central advisory board, about the state advisory board, और हमने ये भी देखा कि इन एडवाइजरी बोर्ड्स को पावर होता है कि ये कमिटीज बना सकती हैं। अब बेटा ये जो एक्ट है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, तो जो भी लेजिस्लेशन सोशल सिक्योरिटी में आते हैं ना वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इजी सा टॉपिक है, लो हैंगिंग फ्रूट है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ के आप इससे जो भी क्वेश्चन आता है उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो मिस मत करना, है ना। ये नहीं कि मैडम अब तो मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि बेटा पढ़ाई तो कभी मजेदार थी ही नहीं। और हमेशा जब भी ऐसा डिमोटिवेट होना तो सोचना कि मिलने क्या वाला है, तो मिलने वाला है आपको यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी में एक सीट, और उसके लिए जितनी भी मेहनत की जाए उतनी कम है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सेक्शन 6 से, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्री ऑफिसर्स। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी था, मतलब ये सेक्शन कहां से आया था, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये हम पढ़ रहे हैं इसका चैप्टर 3 जो कि डील करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर। यानी कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करते हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है ना। तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स का भी अपॉइंट करना जरूरी है। तो सेक्शन 6 जो हमारा है वो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स। अब ये क्या है भाई, इसमें कहते हैं कि जो हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ये ध्यान रखिएगा बेटा, फैक्ट्रीज एक्ट में हम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रोल में आ चुकी है। अब एक बात मुझे ये बताइए कि जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर इंडस्ट्रीज है उनके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, क्योंकि ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा है और इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। तो चलिए आते हैं यहाँ पे। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी उसके पास ये पावर होगा बेटा कि ये क्या कर सकती है, वाया नोटिफिकेशन, क्योंकि कुछ भी ओरल नहीं होता है, तो वाया नोटिफिकेशन के थ्रू इन द ऑफिशियल गजट, नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में, उसके थ्रू जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ऐसे लोगों को अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, ऐसे गजेटेड लोगों को, यानी गैजेटेड ऑफिसर्स, जो हमारे गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट करती है ताकि वो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर बन सके। ठीक है, यानी कि जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है बेटा ये नॉन गजेटेड ऑफिसर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट गैजेटेड ऑफिसर्स को रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के लिए अपॉइंट करती है। ठीक है, और अपॉइंट सिर्फ नहीं करती है, इसके अलावा एक चीज और बताती है, ये है इसका पार्ट ए बेटा। और पार्ट बी कहता है कि ये इनके लिमिट्स को बताती है और पावर्स को बताती है कि कितने एरिया में उनका जुरिस्डिक्शन होगा। ठीक है, कितने एरिया में वो अपना जो ये फंक्शन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इसके अलावा इनके क्या क्या पावर्स होंगे, ये सारा कुछ कौन बताएगा हमारा, तो ये हमारे बताएंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब हम सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 हमारा क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट्स। कैसे रजिस्टर होगा, प्रोसेस क्या होगा। अभी तक हमें ये पता चला कि कौन रजिस्टर करेगा, लेकिन रजिस्टर होगा कैसे, इसके बारे में भी तो जानना जरूरी है ना। तो फिर कैसे रजिस्टर होगा, तो कहा गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हमारे देखो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे बढ़ जाता है ना। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर बाकी और कोई एस्टैब्लिशमेंट है तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट। तो कह रहा है कि ये जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना बेटा, दिस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये चाहे तो वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, ये ध्यान में रखना है ना। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट क्या कर सकती है कि ऐसे मतलब एस्टैब्लिशमेंट्स के बेसिस पे कि कैसे उनको एप्लीकेशन सबमिट करना है, जो मोड होगा, द मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो कैसे उनको एप्लीकेशन सबमिट करना है, उसका प्रिस्क्राइब्ड मैनर क्या है बेटा, उसका प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या कर सकती है कि इसको मेंशन कर सकती है अपने रूल्स रेगुलेशन बुकलेट में, और उसके थ्रू जितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स होंगे जो कि क्या करते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करते हैं, वो लोग यहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, देखो अब ये कहा जा रहा है कि सच एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फिक्स्ड इन दिस बिहाफ। ठीक है,
मान लीजिए एक टेनर डिस्क्राइब्ड है, ठीक है, एक टेनर है कि इतने टेनर में आपको क्या करना है कि ये एप्लीकेशन देना है, और वो टेनर जो है वो एक्सपायर हो गया, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रिंग ऑफिसर जो है, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर आरओ लिख रही हूं मैं, ठीक है, वो रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है, ये रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है, ठीक है। तो आरओ, ये जो आरओ साहब है बेटा, ये जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर साहब है, इनको ऐसा लगता है, इनको अगर ऐसा, ये आरओ साहब को ऐसा लगता है कि ये जो एप्लीकेशन है, ये आरओ साहब को ऐसा लगता है कि ये जो एप्लीकेशन है इसमें सफिशिएंट कॉस्ट था, ठीक है, टाइम के लिए अगर डिले हुआ है तो सफिशिएंट रीजन था, तो वो इसको अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। इनको अगर ऐसा लगता है कि भाई सफिशिएंट कॉस्ट था तो ये इसको बिल्कुल अलाउ कर सकते हैं। और क्या कह रहा है कि जितने भी, अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये सब कुछ अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर जो है इसको रजिस्टर कर लेंगे, ही विल रजिस्टर, और उसके बाद वो इनको क्या देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देंगे। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया, मतलब कि वो जो एस्टैब्लिशमेंट है वो अब रेडी है, वो अब अलाउड है कि वो क्या कर सकती हैं, ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है इसके थ्रू अब ये जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर हैं इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, और अब वो एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को हायर कर सकती है इंडस्ट्रीज से कॉन्टैक्ट करके, और अपने जो ग्रुप ऑफ लेबर्स हैं उनको वहां पे भेज सकती हैं काम करने के लिए, लेकिन बिना इस सर्टिफिकेट के बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन के पर्व्यू में आना जरूरी है। अगर आप कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट एक्ट कर रहे हो तो लेजिस्लेशन के पर्व्यू में होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आते हैं सेक्शन आपका सेक्शन 8 में। अब सेक्शन 8 क्या कहता है बेटा, देखो अब इसमें क्या है ना कि थोड़े थोड़े से मॉडिफिकेशंस हैं, स्टेट अपने हिसाब से, जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस किए हैं, पर ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं पढ़ने की जरूरत है? बिकॉज ऑलरेडी ये जो है, ये अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम दे रहे हैं तब आपको स्टेट के पर्व्यू में जाने की जरूरत है। अगर आप एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो अनलेस एंड अनटिल वो मॉडिफिकेशन अभी हाल ही फिलहाल नहीं हुआ है तो आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 कहता है रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। अगर क्या ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया तो मतलब मिल गया तो ये पत्थर की लकीर हो गई, अब इसके अलावा इसका कुछ नहीं हो सकता, क्या ऐसा कुछ है? तो कह रहा है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रजिस्ट्रेशन भी रिवोक हो सकता है। किन सर्कमस्टांसेस में हो सकता है? अगर हमारे रजिस्ट्रिंग ऑफिसर यानी कि आरओ साहब, यहाँ पे पहले बता दिया है आरओ मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है, ठीक है। तो ये जो आरओ साहब है, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है, इनको ऐसा लगता है कि ये जो सर्टिफिकेट आया है ना, ये किसके थ्रू आया है बेटा? मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आया है, यानी कि पूरी बात जो थी उसको बताया नहीं गया है। जो पूरी बात, जो यहाँ पे बात की गई थी, उस बात को यहाँ पे पूरी तरह से बताया नहीं गया है, या तो सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है, यानी कि पूरे फैक्ट्स को भी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो ऐसे केस में जो हमारे आरओ साहब हैं वो क्या कर सकते हैं? रिवोक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर सकते हैं। पर क्या ये तो फिर एक तरफा हो जाएगा ना बेटा? अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ है तो उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग भी तो देनी पड़ेगी। तो इसमें कह रहा है क्या कि ऑफिसर को पहले क्या करना पड़ेगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा लॉ जो होता है ना वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। यही खासियत है जो इंडियन लॉज हैं हमारे, या फिर कहीं के भी जो लॉज हैं जो कि एक अच्छे मतलब एक अच्छे फेथ में, गुड फेथ में बनाए गए हैं, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, है ना। तो मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर उस पर कोई इल्जाम लगा हुआ है तब भी वो गिल्टी नहीं, मतलब वो एक कल्प्रिट के पर्व्यू में नहीं आ जाता है, वो इनोसेंट ही रहता है जब तक कि उसका गिल्ट जो है वो प्रूव ना हो जाए। यानी कि हर किसी के प्रोटेक्शन की बात जो है वो लॉ करता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग बेटा? तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, जो भी आपके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उनको पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी पड़ेगी, ताकि रीजंस को सुन तो लें कि ये जो सप्रेशन ऑफ फैक्ट है ये हुआ भी है कि नहीं हुआ है, या फिर ये हमारा मिसकंसेप्शन है। इस चीज को करने के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को क्या किया जाएगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिया जाएगा, और उसके बाद उनको सुनने के बाद अगर उनको लगता है, आरओ साहब को लगता है कि नहीं भाई ये जो हमने सर्टिफिकेट दिया है, क्योंकि बेटा हम ह्यूमन है, ठीक है, एरर्स हो सकते हैं, तो उनको अगर ऐसा लगता है कि भाई अगर ऐसा कुछ है कि ये जो सर्टिफिकेट हमने दिया है ये सर्टिफिकेट सही नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? इस रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर दिया जाएगा। अगर लगता है कि भाई मतलब गलत है, मतलब कि जो इन्होंने किया है वो सही है, तो रिवोक नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर चीजें कहीं भी गलत पाई जाती हैं तो रिवोकेशन का ऑप्शन भी है, ठीक है। चलो यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है,
और अगर एम्प्लॉयर साहब मतलब आरओ साहब चाहें, जो आपके रजिस्टरिंग ऑफिसर हैं, अगर वो चाहें तो वो इसको रिवोक कर सकते हैं ऑन वैलिड ग्राउंड्स, ठीक है। लेकिन क्या अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अगर मान लेते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसी ने नहीं बनवाया है, तो फिर क्या नुकसान है? क्योंकि जब तक कोई नुकसान नहीं होगा तब तक कोई ऐसा कोई लॉ को कंप्लायंस करेगा क्या? तो सेक्शन 9 हमारा जो है वो यही बताता है, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। क्या बताता है? इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। तो कह रहा है कि अगर कोई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, ठीक है, अगर मतलब अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, मान लेते हैं कि वो कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है जो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि देखिए क्या कहा गया है, इन द केस ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 7 बट विच हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड, ठीक है, जिसको रजिस्टर कराना था पर वो रजिस्टर नहीं हुआ है, या फिर कोई रजिस्ट्रेशन है जिसको रिवोक कर लिया गया है, ठीक है, या तो फिर रजिस्टर हुआ ही नहीं है, मान ले कि रजिस्टर हुआ ही नहीं है, या फिर रजिस्टर हुआ था लेकिन सेक्शन 8 के अंदर इसको रिवोक कर लिया गया है, ठीक है, इसको रिवोक कर दिया गया है, उस केस में क्या किया जाएगा, वो क्या कर सकते हैं कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन द एस्टैब्लिशमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द रेफर्ड, ठीक है, क्या कह रहा है कि वो जो है उस पर्टिकुलर टेनर के लिए, जब उनका रिवोक किया गया है या फिर जब उनके रजिस्टर नहीं कराया है, उस पर्टिकुलर टेनर के लिए वो एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे साफ साफ कही गई है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन नहीं है बेटा, इजी सा सेक्शन है, आपको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है ये, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि कॉमन सेंस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है, इसीलिए लॉ ने हर कुछ लिख दिया है, ठीक है। चलिए सेक्शन 10 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कैसे किस सिचुएशन में, ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा जहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करना जो है वो प्रोहिबिटेड होगा? तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर कैसे सिचुएशन में ऐसा होगा भाई? तो चलिए देखते हैं, कह रहा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है इस फील्ड में। कब लेगी, किसके साथ? तो कंसल्ट करके किससे कंसल्ट करेगी? बोर्ड से। अब ये बोर्ड सेंट्रल भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है बेटा, ये बोर्ड जो है वो सेंट्रल भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या है, सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से कंसल्ट करके डिसीजन ले सकती है, और वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट ये क्या कर सकती है, किस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट को प्रोहिबिट कर सकती हैं, कि भाई आप लोग इस पर्टिकुलर नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज में आप अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को एम्प्लॉय नहीं करोगे, ठीक है। ये अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है, मान ले बहुत सारे कंप्लेंट्स आ गए, या फिर मान लेते हैं कि ऐसा सिचुएशन आ गया है, ठीक है, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट को अब ये लग रहा है कि यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कन्विंस्ड है, मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कन्विंस्ड है, तो वो पहले तो कंसल्ट करेगी बोर्ड से, बोर्ड मीटिंग करेंगी, है ना, क्योंकि कोई भी डिसीजन बेटा ऐसा रैंडमली नहीं लिया जा रहा है, तो बोर्ड जो है चाहे वो सेंट्रल हो स्टेट हो, मीटिंग करेंगे, और उसके बाद उनको कन्विंस हो जाते हैं इस बात से, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट उस एस्टैब्लिशमेंट को प्रोहिबिट कर देगी कि वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करें, ठीक है। चलिए अब इससे पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, ये तो बेटा पार्ट 1 था, ठीक है, दिस वाज सेक्शन 1 सेक्शन 10 का पार्ट 1। अब पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 कहता है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या क्या फैक्टर को देखेगी। पहला तो वो देखेगी कि ये जो प्रोसेस चल रहा है इंडस्ट्री में, ठीक है, ये जो प्रोसेस चल रहा है और जो वर्क हो रहा है, प्रोसेस है या फिर जो वर्क है, ये इंसिडेंटल है, ठीक है, इंसिडेंटल है या फिर नेसेसरी है, उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए इंसिडेंटल है या फिर नेसेसरी है, इस चीज को पहले देखा जाएगा। इसके अलावा क्या देखा जाएगा कि ये जो काम है ये पेरेनियल नेचर का है क्या, यानी कि ये हमेशा चलेगा, पेरेनियल का मतलब होता है कि जो हमेशा चले, ये पेरेनियल नेचर का है क्या, या फिर एक फिक्स ड्यूरेशन का है, इस चीज को भी देखेगी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, पेरेनियल नेचर का तो नहीं है, पता चला कि 2 महीने काम करा के फिर उनको भगा देंगे, ठीक है। इसके बाद ये देखेंगी कि ये क्या रेगुलर वर्कमैन से हो सकता है, मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है ना वो सब्स्टिट्यूट नहीं है रेगुलर वर्कमैन का, ठीक है, मतलब कभी कभी कहता है काम बहुत ज्यादा हो जाता है, उस समय पे आप कर सकते हो, इसका मतलब थोड़ी कि सारे वर्कर्स ही आप कॉन्ट्रैक्ट वाले रख रहे हो, तो क्या ये रेगुलर वर्कमैन काम यहाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कहा जा रहा है कि क्या सफिशिएंट है, वेदर इट इज सफिशिएंट टू एम्प्लॉय कंसिडरेबल नंबर ऑफ फुल टाइम वर्कमैन,
ठीक है। तो मतलब कि क्या उतनी फैसिलिटीज है, क्या सफिशिएंसी है कि इतने लोगों को एम्प्लॉय करने की जरूरत है, ये सारे फैक्टर्स को देख करके, ये जितने भी फैक्टर्स है ना, 4 फैक्टर्स हैं ABCD, ठीक है, ये चारों फैक्टर को देखने के बाद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस डिसीजन पर आएगी, ठीक है। मतलब कुछ रैंडम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडम सा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि प्रॉपरली इसको सोच समझ के डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर दैट इज कौन सा चैप्टर है भाई? तो ये है रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करती है, ठीक है, मतलब कि कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करती है, ठीक है। तो चलिए, ये तो रजिस्टर हो गया। अब आते हैं हम अगले चैप्टर पे। हमारा जो अगला चैप्टर है बेटा, दैट इज चैप्टर 4। अब ये चैप्टर 4 किससे डील करता है? तो चैप्टर 4 डील करता है लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। इंडस्ट्रीज तो चलो ठीक है, इंडस्ट्रीज तो हो गया, उसका तो रजिस्ट्रेशन हो गया। अब कॉन्ट्रैक्टर्स भी तो लाइसेंस्ड होंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी आदमी आकर के और कहेगा कि नहीं भाई हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर बेवकूफ बन जाएंगे फिर तो। पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर को पैसे मिले कि आप अपने लेबर्स को दे दीजिए, अपने वर्कमैन को दे दीजिए, और वो तो भाग गया लेके पैसे। तो उसकी लाइसेंसिंग भी उतनी ही जरूरी है जितना कि इंडस्ट्रीज जो हैं उनका जो सर्टिफिकेट इशू करना उनके लिए जरूरी है, उतना ही ज्यादा जरूरी ये कॉन्ट्रैक्टर्स का लाइसेंसिंग करना भी जरूरी है। तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो इसी से डील करता है। क्या है भाई? सेक्शन 11। चलिए, सेक्शन 11 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंसिंग ऑफिसर। जैसे कि हमारे पास क्या थे? रजिस्टरिंग ऑफिसर्स थे ना, उसी तरह से यहाँ पे क्या है? लाइसेंसिंग ऑफिसर्स हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? लाइसेंसिंग ऑफिसर, जिसको हम LO बोल सकते हैं, ठीक है। अभी मतलब हर जगह लाइसेंसिंग ऑफिसर लिख नहीं सकते ना, तो हम कह रहे हैं कि भाई ये जो लाइसेंसिंग ऑफिसर है इनको हम LO बोल रहे हैं। तो क्या है? हेलो नहीं बोल रहे हैं, LO बोल रहे हैं ना। तो क्या है भाई? लाइसेंसिंग ऑफिसर कौन इनको अपॉइंट कर सकता है? तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। सब वैसे ही है बेटा, कुछ ऐसा खासा डिफरेंस नहीं है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। किसको अपॉइंट कर सकती है? गजेटेड ऑफिसर को, है ना। कौन होगा लाइसेंसिंग ऑफिसर? तो कोई भी गजेटेड ऑफिसर होगा, जिनको लगता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है ये सारी जिम्मेदारी निभा सकता है और ये सारे काम कर सकता है, ठीक है। तो गजेटेड ऑफिसर होंगे और इनको ये बताया जाएगा, ये जो गजेटेड ऑफिसर है ना, इनको बताया जाएगा कि भाई आपके ये लिमिट्स है, यानी कि आपका जो जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, आपका जो जुरिस्डिक्शन है यानी एरिया है वो कितना है, ठीक है, और क्या क्या पावर्स है, आपकी लिमिट्स क्या क्या है और आपकी पावर्स क्या क्या है, ये सारी चीजें गजेटेड ऑफिसर को यहाँ पे बताया जाएगा। दिस इज योर सेक्शन 11। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू, कि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए, आते हैं अगले सेक्शन में। अगले सेक्शन में क्या कह रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट मतलब लाइसेंसिंग कैसे होगी? अभी तो हमने क्या पढ़ा? कौन करेगा। अब अगला क्या पढ़ेंगे? कैसे होगा। तो आते हैं हम सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 कहता है लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कैसे किया जाएगा? तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहा है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उनको अगर सही लगता है, फर्स्ट पार्ट इसका कहता है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उनको अगर ऐसा लगता है कि भाई हमको रूल्स रेगुलेशन बनानी चाहिए, तो वो इन द नोटिफिकेशन बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। ये ध्यान रखना, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अगर कुछ भी करना है, कुछ भी ऐसा चेंजेस लाना है, तो उनको वाया नोटिफिकेशन, क्योंकि ऐसा ओरली नहीं ला सकते ना बेटा, कोई भी चेंज जो है वो ऐसा, कोई भी ऐसा चेंज है जो वो ओरली नहीं लाया जा सकता। तो कोई भी चेंज लाना है तो वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट ये चेंज लाया जा सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो कहा जा रहा है कि ये नोटिफिकेशन के थ्रू ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बिना लाइसेंस के काम नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो कंपलसरी भी कर सकती है, ठीक है, और डिपेंड करता है, मतलब जैसा जैसा सिचुएशन है, जैसा देश वैसा देश, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वैसा डिसीजन ले सकती है, ठीक है। अब ये जो आपका लाइसेंस है ना, इसमें इसके वो भी दिए हुए बेटा कि क्या क्या कंटेंट होगा इस लाइसेंस में। तो देखो क्या क्या कंटेंट होगा इसमें। तो इसमें सारी चीजें मेंशन की जाएगी, जैसे कि कंडीशंस ऑफ वर्किंग, ठीक है, कंडीशंस ऑफ वर्किंग मतलब आवर्स कितने होंगे, कितने घंटे काम करने पड़ेंगे। उसके अलावा और क्या हो सकता है? वेजेस, कितने वेजेस पर डे, कितना वेज मिलेगा, ठीक है, ये सब उनके लाइसेंस में मेंशन होगा। फिर एसेंशियल एमिनिटीज, जो एसेंशियल एमिनिटीज है वो ये प्रोवाइड कर भी रहे हैं कि नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज, ठीक है। उसके अलावा और भी अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि और भी चीजें अगर मेंशन करनी होगी, अदर्स,
अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि और भी चीजें मेंशन करने की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे कि इनके लाइसेंस में बेटा, इनका जो लाइसेंस है उसमें ये सारी चीजें मेंशन की हुई रहेंगी। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि मतलब कि एक अमाउंट पे करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर्स को, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना बेटा कि पता चले कि सबके पैसे लेके भाग के कॉन्ट्रैक्टर्स, तो भाई उसको रिडीम कैसे किया जाएगा? तो इन सबके साथ इनको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि देखो इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो फैक्ट्री है, उसमें ये सब नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि फैक्ट्री कहाँ चली जाएगी? उड़ के कहीं चली तो जाएगी नहीं, और ऑलरेडी वो फैक्ट्रीज एक्ट या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बहुत सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करके आए हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर तो एक इंडिविजुअल है ना, हो सकता है कि वो मतलब कि फ्रॉडेंटली कोई एक्शन करे, हो सकता है वो, उसके खिलाफ कंप्लेन कैसे होगा? पता चला कि जो लोग काम करे उसका नाम भी नहीं जानते हैं। तो उस केस में क्या है कि यहाँ पे क्या है कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा इनको। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा ताकि वो अपना काम प्रॉपरली कर सके, और अगर नहीं करते हैं तो उनके इस अमाउंट में से फोरफिट किया जा सके। इस चीज को यहाँ पे कंफर्म किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं हम अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हमारा अगला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 13, दैट इज ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस। ठीक है, ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस। अब ये जो आपके कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर साहब ने क्या किया कि सारे अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, जो भी आपका बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे सबमिट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही इन्होंने सबमिट किया उसके बाद इसको चेक किया जाएगा, प्रॉपर फॉर्म को देखा जाएगा जिसमें कि सारे पर्टिकुलर्स जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो प्रॉपर फॉर्म देखा जाएगा जिसमें कि सारे पर्टिकुलर्स जो है वो मेंशन्ड है। ठीक है, अब ये चेक करने के बाद, ठीक है, लोकेशन वगैरह की, आपका किस लोकेशन में आप देना चाहते हो एम्प्लॉइज को, पता है ना, कुछ लोग ऐसे ठेकेदार होते हैं जो कि घर वर बनवाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो पर्टिकुलर दूसरे नेचर का काम करते हैं। तो प्रॉपर लोकेशन, नेचर ऑफ वर्क, ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, उसके बाद, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में जो हमारे एलओ साहब हैं, एलओ साहब कौन है? लाइसेंसिंग ऑफिसर। तो ये लाइसेंसिंग ऑफिसर जो है ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे कि भाई जो इतने लोगों की पेमेंट वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक अच्छा आदमी है भी कि नहीं है। पता चला कि इस पे ऑलरेडी क्रिमिनल केस चार्जेस हैं, कोई केस चल रहा है इस पे, तो वो क्या करेंगे, इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, जो भी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड होगा। अब ये प्रोसीजर कौन प्रिस्क्राइब करेगा? तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये ध्यान में रखिएगा। तो जो भी प्रोसीजर आपका प्रिस्क्राइब्ड होगा उसके बेसिस पे ये जो हमारे एलओ साहब हैं ये क्या करेंगे बेटा? तो ये एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेंगे। ठीक है, और इनको जब लगता है कि भाई सही है, सब कुछ सही है, तो फिर ये क्या करेंगे कि एक पेमेंट ऑफ फीस के बाद, ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस करनी पड़ती है, तो पेमेंट ऑफ फीस वगैरह के बाद ये इनको लाइसेंस दे देंगे। ठीक है, इनको इनका लाइसेंस मिल जाएगा जिसमें ये सारी चीजें जो है वो मेंशन की रहेंगी कि आप किस तरह के, किस नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं, क्या फैसिलिटीज वगैरह आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया रहेगा। ठीक है, चलिए यहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आते हैं हम अगला सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 क्या कहता है बेटा? सेक्शन 14 कहता है रिवोकेशन, सस्पेंशन एंड अमेंडमेंट ऑफ लाइसेंसेस। रिवोकेशन, सस्पेंशन एंड अमेंडमेंट ऑफ लाइसेंसेस क्या है भाई ये? चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि अगर आपका लाइसेंसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि आपने जो लाइसेंस लिया है, मतलब खरीदा नहीं है, मतलब जो आपने एक्वायर किया है वो कैसे किया है भाई? तो या तो आपने मिस रिप्रेजेंटेशन से किया है, मतलब आपने झूठ बोला है, ठीक है, या तो आपने फैक्ट सप्रेस किए हैं, यानी कि सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है, यानी कि आपने जो आपको प्रॉपरली जो सारी बातें बतानी चाहिए थी वो आपने नहीं बताई है। तो उस केस में, या फिर ऐसा है कि जो होल्डर है, जो लाइसेंस होल्डर है हमारा, वो क्या करेगा? ही फेल्ड टू कंप्लाई द कंडीशन। जो कंडीशंस उसको फॉलो करने चाहिए थे वो कंडीशंस कंप्लाई करने से वो फेल हो गया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारे लाइसेंसिंग ऑफिसर साहब हैं वो पहले तो उसको क्या देंगे? पहले उसको सो कॉज नोटिस देंगे। पहले उसको क्या देंगे? सो कॉज नोटिस देंगे। ठीक है, सो कॉज नोटिस देंगे कि भैया आपने ऐसी ऐसी गलती करी है जिसके कारण आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। फिर वो क्या कर सकते हैं कि सो कॉज नोटिस के बाद इनको मिलेगा अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, यानी कि ये अपनी आप बात आके रखेंगे ना, अगर ये जेन्युइन होंगे तो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिलेगा। और इनकी बातें सुनने के बाद लगता है कि भाई इनकी बातें जो है वो सही हैं अपने हिसाब से, इनकी बातें सुनने के बाद वो चाहें तो क्या कर सकते हैं? जैसा चल रहा है वैसा चलने दें,
लेकिन अगर पता चला कि ये गलती पे पकड़े गए, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं ये गलती कर रहे थे, तो उस केस में या तो इसको रिवोक कर सकते हैं ये लाइसेंस को, ठीक है, या तो ये क्या करेंगे रिवोक कर देंगे, या तो ये क्या कर सकते हैं सस्पेंड कर सकते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है, या पूरा ही खत्म कर देंगे या तो सस्पेंड कर देंगे, या फिर अमाउंट को भी फोरफिट कर सकते हैं। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना, अमाउंट फोरफिट द सम, जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट दी गई थी उसको भी ये चाहे तो फोरफिट कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट का रोल जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है। कहाँ गया सिक्योरिटी डिपॉजिट, हाँ, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का रोल है ना वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर गलती पे पाए जाते हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्टर साहब है, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं है ना बेटा, ये कोई फैक्ट्री थोड़े ना है कि यहाँ पे मतलब कोई व्यक्ति है जो फैक्ट्री थोड़े ना कहीं चली जाएगी और ऑलरेडी बहुत सारे प्रोविजंस हैं। यहाँ पे तो इकलौता लेजिस्लेशन है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर की बात की गई है, तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखते हुए सो कॉज नोटिस देना है और उसके बाद ये तीनों ऑप्शन जो है ये हमारे लाइसेंसिंग ऑफिसर के पास रहता है, ठीक है। अब लाइसेंसिंग ऑफिसर जो है वो अमेंड भी कर सकते हैं, ही हैज द पावर टू अमेंड। पता चला कि अभी तक जो कॉन्ट्रैक्टर साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं हम घर बनाने वाले वर्कर्स का मतलब को एम्प्लॉय करेंगे अलग अलग यूनिट्स में, फिर इनको लगा कि नहीं भाई इसमें मार्केट नहीं है इतना और लोग भी नहीं मिल रहे हैं, ज्यादा काम करने के लोग नहीं मिलते हैं, तो वो चाहते हैं कि नेचर ऑफ वर्क चेंज हो जाए, तो ये भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बेटा कोई क्वेरी है तो मैं फिर से यही कहूंगी आपसे कि आप प्लीज 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 हमें फीडबैक सेक्शन में पूछ लीजिए, है ना, क्योंकि देखिए ये दिस इज द ओनली वे जिससे हम आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा जो इसका पीडीएफ है वो मैंने पहले ही बोला है कि जो आपका चैनल का डिस्क्रिप्शन है, चैनल का डिस्क्रिप्शन है ना, वीडियो का नहीं, चैनल का डिस्क्रिप्शन है, उसमें जाके देखिए, वहां पे आपको अवेलेबल है, ठीक है, वहां से आप इसको जाके कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं इसके सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 क्या कहता है? सेक्शन 15 है अपील। नाउ व्हाट इज एन अपील? तो अगर मान लेते हैं कि आप लाइसेंसिंग ऑफिसर के बातों से सहमत नहीं है, या फिर आप रजिस्ट्रिंग ऑफिसर की बातों से सहमत नहीं है, मतलब उन्होंने आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया या आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया एंड यू आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, आपको अच्छा नहीं लग रहा है इस चीज से, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, आप इसके खिलाफ, आप जो इसके खिलाफ है वो कंप्लेन कर सकते हैं। पर कितने दिन में कर सकते हैं? 30 डेज, ठीक है। विद इन 30 डेज आप जा करके इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। किसको? एपिलेट ऑफिसर को, ठीक है। आप किसको कंप्लेन कर सकते हैं? जो भी एपिलेट ऑफिसर होंगे। और इस एपिलेट ऑफिसर को कौन नॉमिनेट करता है? तो ही इज, एक सेकेंड, ही इज नॉमिनेटेड बाय, दिस पर्सन इज नॉमिनेटेड बाय, ये पर्सन जो है ये नॉमिनेट किए गए हैं, किसके द्वारा नॉमिनेट किए गए भाई? तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि भाई आप सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी आपको आप पे एक्शंस लिए गए हैं अंडर दीज सेक्शंस, उससे आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, है ना, या फिर आपको लाइसेंस मिलना चाहिए था आपको नहीं मिल रहा है, तो किसी भी तरह के कंप्लेन को आप विद इन 30 डेज जा सकते हैं किसके पास? एपिलेट ऑफिसर के पास, ठीक है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर 30 दिन खत्म हो गए, ठीक है, और एपिलेट ऑफिसर को लगता है कि नहीं भाई जो टाइम है वो, मान लेते कोई ऐसा मिसहैप हो गया, ठीक है, कोई नेचुरल कैलामिटी थी या कुछ भी ऐसा था जिसके कारण डिले हुआ है, तो वो अलाउ कर सकते हैं, मतलब कि ये डिले भी ये अलाउ कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो कन्विंस्ड है, अगर एपिलेट ऑफिसर आपके कन्विंस्ड है, ठीक है। और एपिलेट ऑफिसर को ये कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग करके इसको जल्द से जल्द, यानी कि इसको आप डिस्पोज करें, यानी डिस्पोज द मैटर एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उतने जल्दी से जल्दी इसको डिस्पोज किया जाए, ऐसी उम्मीद होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और यहाँ हमारा चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे चैप्टर 5 में, विल कम टू चैप्टर 5। चैप्टर 5 किससे डील करता है बेटा? तो चैप्टर 5 डील करता है वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अब ये आपके लिए आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमने फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा है, ठीक है, और फैक्ट्रीज एक्ट में यही सारी प्रोविजन की बात की गई है, बस फर्क इतना है कि वहां पे ये परमानेंट एम्प्लॉइज है और यहाँ पे ये क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, बस इतना सा ही फर्क है। जो बातें फैक्ट्रीज एक्ट में एक वर्कर के फेवर में की गई है कि उनको भाई प्रॉपर कैंटीन होना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट रूम होना चाहिए, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में की गई है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस क्योंकि वो उसके परव्यू में नहीं आ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट लेबर और ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, यानी कि अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 16 से। सेक्शन 15 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं,
सेक्शन 16 से हम अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। आई ट्राई टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी लॉज, तो इसको बेटा मिस मत करिएगा, अच्छे से बिल्कुल पढ़िएगा। एंड मीनवाइल लेट मी नो कि इसके अलावा आप कौन से ऐसे लेजिस्लेशंस हैं जो चाहते हैं कि ये इसके अलावा और कंप्लीट हो, क्योंकि इसके अलावा आर्म प्लानिंग की मैं आपको पीएफ एक्ट पढ़ा दूं, ठीक है, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट पढ़ा दूं, तो ये 2-3 लेजिस्लेशंस है जो मैं प्लान कर रही हूँ पढ़ाने का, और इसके अलावा कोड, जो 4 कोड हैं आपके 2020 के, वो पढ़ाने का। इसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है कि आपने प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया, या फिर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज किया और आपको लग रहा है कि इसके अलावा भी मैम कुछ एक आध टॉपिक है जो आपको आप प्लीज कवर करा दो, तो आप हमें बिल्कुल हमारे फीडबैक सेक्शन में लिख सकते हो, एंड वी विल ट्राई टू कम अप विद दैट वेरी सून। ठीक है, कुछ बच्चे थे जिन्होंने कहा कि मैम, जिन्होंने हमारे PYQ सेशन को देखा और उन्होंने कहा कि मैम आप प्लीज हमारे लिए साइंस का मैराथन लेकर आइए, या फिर मैम इंग्लिश का मैराथन लेके आइए। तो बच्चे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लेबर लॉ खत्म करने के बाद, क्योंकि ज्यादा सेशन नहीं बचे इसके, है ना, इसको मैं फटाफट से अब मैं क्या ज्यादा नंबर ऑफ सेशन के थ्रू आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। और इसके बाद आई विल कम अप विद द जो मेजर सब्जेक्ट्स है उसका मैराथन सीरीज, जिसमें जरूरी है और जिसमें डिटेल एनालिसिस जरूरी है, जैसे कि अकाउंट्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऑडिटिंग हो गया, जिसमें डिटेल थोड़ा सा जरूरी है, उसका डिटेल वर्जन। ठीक है, तो प्रिपरेशन के लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम PYQs जो है वो समय समय पे भी लगाते ही रहेंगे। ठीक है, मतलब कुछ टाइम के बाद ना आपके पास एक बहुत अच्छा सोर्स मटेरियल हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी जरूरत लग रहा है, या फिर कुछ भी अदर टॉपिक आप चाह रहे हैं कि मैम इसके अलावा आप थोड़ा सा ये भी कवर करा दीजिए, या फिर कुछ आपको पूछना है, कुछ क्वेरी हो रही है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। जैसे ही मैं आपके फीडबैक्स देखती हूँ बेटा, मैं बिल्कुल तुरंत रिप्लाई करती हूँ, है ना। और अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि आप हमें अप्रिशिएट करें, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज एक प्यारा सा फीडबैक हमें भेजिए, ताकि आपका फीडबैक हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करे और हम दुगनी तेजी से आपके सिलेबस की ओर बढ़ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।